गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पीवाईक्यूज को कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने 28 पीवाईक्यूज को किया था। पीवाईक्यू के साथ में मैंने आपको कुछ टिप्स भी बताए थे, कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, जो कि हम आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। आज भी हम उन्हीं ट्रिक्स और टिप्स का यूज करेंगे। साथ में कोई नई टिप अगर मुझे दिखती है या कोई नई ट्रिक दिखती है किसी भी एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आई विल टेल यू। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज वॉच द फर्स्ट वीडियो। सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक सिस्टमेटिक वे बताया हुआ है कि किस तरीके से हम सिस्टमेटिक वे से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर पीवाईक्यू को कैसे लेके चलना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, कौन सी चीज को आपको याद करना है, कौन सी चीज समझनी है, कौन सी चीज आपको रटनी है, वो सब चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई हुई है। आज की क्लास शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फॉर द डिमांड फंक्शन डी इज इक्वल टू डीपी। तो मेरा जो डिमांड फंक्शन है, द डी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड सप्लाई फंक्शन सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। द एक्सेस डिमांड्स ब्रिंग अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो किस सिचुएशन में हमारी एक्सेस डिमांड जो है, ठीक है, मतलब हमारे पास फिलहाल एक्सेस डिमांड है, ठीक है, और एक्सेस डिमांड से हमको मार्केट इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है। ठीक है, अब दो चीजें समझनी है। दो चीजें क्या समझनी है कि हमको क्वेश्चन में गिवन है एक्सेस डिमांड, और हम ऐसा क्या करें कि हम एक्सेस डिमांड से मार्केट इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पे डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल हो जाती है, या फिर अगर मैं इसका दूसरे सेंस में बात करूं तो डिमांड सप्लाई के इक्वल हो गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज अ सिचुएशन जिससे जो कंज्यूमर है या जो मार्केट है या जो प्रोड्यूसर है वो मूव नहीं करना चाहता। अगर कंज्यूमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि कंज्यूमर का जो अभी कंजम्पशन लेवल है वो उससे डेविएट नहीं करना चाहता है। ही इज रीचिंग हिज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर जिस लेवल पे फिलहाल आउटपुट कर रहा है, फिलहाल जिस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है, आउटपुट को क्रिएट कर रहा है, वो उसी लेवल को मेंटेन करना चाहता है और उस लेवल को वो चेंज नहीं करना चाहता। जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जो डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल है और एग्जिस्टिंग प्राइस और एग्जिस्टिंग क्वांटिटी पे ही मार्केट ऑपरेट करना चाहती है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, राइट। अब हमारे पास क्या हो गया? एक्सेस डिमांड हो गई। एक्सेस डिमांड हो या एक्सेस सप्लाई हो, जब एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई होते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि हम अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, हम अपने इक्विलिब्रियम से मूव कर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि लोग जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो गई है। देखिए, हमारी डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो हमको क्या करनी है? डिमांड को कम करना है, और जैसे ही हम डिमांड को कम करेंगे हमारा क्या होगा? डिमांड को कम करते ही क्या होगा? सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। डिमांड को हमको उस लेवल तक कम करना है जब तक डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती। अब देखिए, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? दैट देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, अगर हमारा प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारा वो बढ़ेगा।
ठीक है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मुझे क्या करना है, डिमांड को कम करना है। तो अगर मुझे डिमांड को कम करना है तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, ये यहाँ पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही थी, कब, जब मेरा प्राइस जो है वो बढ़ रहा था। तो अगर एक्सेस डिमांड है और एक्सेस डिमांड से मुझे इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने प्राइस को बढ़ा दूंगी। ठीक है, यानी कि मेरे प्राइस जो है वो पॉजिटिवली बढ़ेंगे। प्राइस को बढ़ने का क्या मतलब है, प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है, बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन कि मेरे को अपने प्राइस जो है वो बढ़ाने हैं। प्राइस बढ़ाने का मतलब ये है कि जो हमारा एक्सेस डिमांड का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस दैट मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, ये जो मेरा एक्सेस डिमांड है, ये क्या गिवन है, मेरे को एक्सेस डिमांड ही गिवन है ना सारी की सारी। तो जब मैं इसको प्राइस के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करूं तो इट मस्ट बी नेगेटिव। तो नेगेटिव किस केस में है, इस केस में नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। अगर इसमें एक्सेस सप्लाई दिया हुआ होता तो हम क्या करते, सारी सिचुएशन रिवर्स हो जाती। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा एक्सेस डिमांड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो उस केस में हमारा आंसर ए हो जाता। ठीक है, लेकिन हमसे एक्सेस डिमांड पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, इतने में समझ आया। ठीक है, यानी कि जो हमारा डेरिवेटिव है एक्सेस डिमांड को हमको क्या करना है, कम करना है। एक्सेस डिमांड को कैसे करेंगे हम, एक्सेस डिमांड को कम करने का तरीका है कि जो उसका डेरिवेटिव है ना वो नेगेटिव हो। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्राइस हमको बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन बता रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में एक्सेस डिमांड से इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है। तो एक्सेस डिमांड से इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का क्या तरीका है कि जो हमारा डेरिवेटिव है दैट मस्ट बी नेगेटिव। एक्सेस डिमांड जो है वो हमारी जो नेगेटिव होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, जैसे हमारी एक्सेस डिमांड नेगेटिव होती जाएगी अल्टीमेटली इट विल कम इक्वल टू द सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of a straight line demand curve touching both the axes which of the following is true। तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, दिस इज माय क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, दिस इज माय प्राइस एंड दिस इज डी टी। ठीक है, इसे हम ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने जब आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक मेथड भी होता है। तो ज्योमेट्रिक मेथड में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया था कि जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है उस पे जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो 1 होता है। मैंने इसकी पूरी आपको थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी बताई थी, मैंने आपको इसका पूरा डेरिवेशन भी बताया था। और जब मैंने इसका डेरिवेशन बताया था तो मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि ये जो डेरिवेशन है इसको हम बीपीटी की हेल्प से सोल्व कर रहे थे, यानी कि 10th क्लास की जो थ्योरम थी उससे सोल्व कर रहे थे, तो मैंने पूरा पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो जो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेरी 1 होती है, एंड देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इससे ऊपर वाले पार्ट में ग्रेटर देन 1 होती है, इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो मिड पॉइंट से ऊपर वाला जो एरिया होता है उसमें मेरी डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है। सेम वे नीचे जो है दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, तो नीचे जो है ये क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो याद करने का क्या तरीका है कि ईडी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 सबसे बीच में होगी, और उसके बाद में ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इट वुड बी ग्रेटर देन 1, नीचे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे इट वुड बी लेस देन 1, और ये
ऊपर इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब जहां पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है ये हमारे एक्सट्रीम केस है। तो एक्सट्रीम केस में जब एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो जाएगा। जब वाई एक्सिस पे टच करेगा तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है जो मैंने आपको बताया था कि फैक्चुअल बुक है, फैक्चुअल कॉपी है, उस पर बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि क्विक आप रिवीजन कर पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिड पॉइंट से ऊपर इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। सो यू डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट थिंग, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व टचिंग बोथ द एक्सिस, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनाया जिसने दोनों एक्सिस को टच करा है। द डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक कब है? मिड पॉइंट से अबव, तो अबव द मिड पॉइंट। हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक कब होगी? अबव द मिड पॉइंट। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेस्की इक्वेशन डील्स विद द डिकम्पोजिशन ऑफ, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिटेलिंग की जरूरत मुझे लग रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिटेलिंग की जरूरत है, आपको थोड़ी सी चीजें समझनी चाहिए। पिछली क्लास में क्वेश्चन आया था प्राइस इफेक्ट को लेके और पीसीसी को लेके। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस इफेक्ट है इसका मतलब होता है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज। प्राइस चेंज का क्या इम्पैक्ट है? ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस इफेक्ट है वो दो चीजों से मिलके बनता है। पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा इनकम इफेक्ट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया? प्राइस इफेक्ट इज मेड अप ऑफ टू इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ये जो हमने प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज किया किस किस में? पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और फिर इनकम इफेक्ट में, इन दो में हमने डिकम्पोज किया। ये जो डिकम्पोजिशन है, ठीक है, ये जो डिकम्पोजिशन है प्राइस इफेक्ट को, ये दो इकोनॉमिस्ट ने सिखाया हमको। तो सबसे पहले हमने सीखा हिक्स की हेल्प से और फिर हमने सीखा स्लस्की की इक्वेशन से, ठीक है। तो जब हमने हिक्स की हेल्प से ये सीखा तो हिक्स ने हमें क्या बताया? दो मेथड दिए। पहला मेथड जो हिक्स ने दिया वो दिया कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम का, ठीक है। कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम का मेथड हिक्स ने दिया। और दूसरा मेथड जो हिक्स ने ही दिया वो था इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम, ठीक है। क्या मेथड था? इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम। और स्लस्की ने जो मेथड दिया उसका नाम था कॉस्ट डिफरेंस मेथड। अब देखिए समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात यह है कि मैंने अभी तक जितने भी पीवाईक्यू किए हैं या जितने भी पीवाईक्यू मैंने अभी तक देखे हैं, मैंने 2024 तक के पीवाईक्यू देखे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है प्राइस इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कि प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में ब्रेक डाउन करते हैं, स्लस्की ने क्या बोला, हिक्स ने क्या बोला, दिस इज सफिशिएंट। बट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी मैंने ये सारे मेथड्स डिटेल में अपनी क्लास में कराए थे, ठीक है। तो आप रेगुलर क्लास के नोट्स को जाके रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये पीवाईक्यू है तो केवल पीवाईक्यू सेंटर्ड मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था स्लस्की इक्वेशन डील्स विद द डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट्स, ठीक है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या हुआ? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए लीनियर डिमांड कर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इस नॉलेज से वो वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, फॉर ए लीनियर डिमांड कर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी एट ऑल पॉइंट्स, गलत, ठीक है। लीनियर डिमांड कर्व हमने अभी देखा, ठीक है, और हमने उसमें क्या देखा कि जो डिमांड थी वो यूनिटी केवल मिड पॉइंट पर थी।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, गलत। इलास्टिसिटी इंक्रीजेस और डिक्लाइंस। देखिए इससे ना आपको एक तरीके के एक ट्रिक और मिलती है इन तरीके के क्वेश्चन से। जब भी हम किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं और उन ऑप्शंस में से दो ऑप्शन हमें एक दूसरे के ऑपोजिट दिखते हैं, तो देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी और 99% चांस होते हैं कि उन दोनों में से ही आपका आंसर होगा। मैंने आपको क्या बताया कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में आपको दो ऑपोजिट स्टेटमेंट दिख रही हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो उन्हीं दोनों के बीच होगा। ठीक है, अब देखिए इलास्टिसिटी इंक्रीजेस एज वन स्लाइड डाउन द डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी डिक्लाइंस एज वन स्लाइड्स डाउन द डिमांड कर्व। अब इसमें क्या है, सी और डी जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक बात तो सच है। तो हम अपने डायग्राम पे वापस जाते हैं और देखिए यहाँ पे मेरी 1 थी, 1 से हम जब यहाँ से शुरू करते हैं डिमांड कर्व से, तो मेरी सबसे पहले वाई एक्सिस पे इंफिनिटी थी, फिर 1 से ज्यादा हुई, फिर 1 हुई, फिर 1 से कम हुई। यानी कि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, टी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, करेक्ट आंसर इसका डी हुआ। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है कि इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस तरीके से एग्जाम में घुमा के पूछ सकते हैं कि इलास्टिसिटी डिक्लाइंस एज द वन स्लाइड्स डाउन द डिमांड कर्व, ये करेक्ट हो गया। इलास्टिसिटी इंक्रीजेस एज वन स्लाइड्स डाउन की जगह अगर हम मूव अप कर दें तो ये इक्वेशन भी सही हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे दे सकते हैं, लेट्स से पूछा गया फॉर ए लीनियर डिमांड कर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए उन्होंने नहीं दिया, ऑप्शन बी उन्होंने नहीं दिया। ऑप्शन ए पे उन्होंने पहला स्टेटमेंट लिख दिया कि इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगी जैसे हम मूव अप करेंगे। ऑप्शन बी उन्होंने लिख दिया कि इलास्टिसिटी डिक्लाइंस करेगी जैसे हम स्लाइड डाउन करेंगे। ऑप्शन सी लिख दिया बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, एंड इसी में ऑप्शन डी लिख दिया नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन से, सेम नॉलेज से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और इसका हम आंसर क्या कर देंगे, सी, बोथ ऑफ द अबव। तो क्या है कि आपको एक बेसिक नॉलेज है और उस नॉलेज के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको क्या सीखना है, आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है। ठीक है, आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस टाइम पे कि आप अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सीखें, क्योंकि नॉलेज अब आपको इस स्टेज पे हो गई है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है अब सेकेंड स्टेज में आप आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अबव डायग्राम इफ कर्व आईसी रिप्रेजेंट इनकम कंजम्पशन कर्व इट मींस दैट। कल की क्लास में भी बताया था आईसीसी का मतलब होता है इनकम इफेक्ट, यानी कि इनकम चेंज होने की वजह से हमारा कंजम्पशन पे या फिर क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व। डायग्राम एक बार मैं फिर से अच्छे से बना लेती हूँ। वाई एक्सिस पर है हमारा गुड बी, एक्स एक्सिस पर है मेरा गुड ए। ठीक है, एक्स एक्सिस पर, एंड दिस इज माई, पीछे की तरफ हो गया आईसी। ओके, so this is my ICC. Okay, now I have to check कि इनकम इफेक्ट का क्या इसमें रोल है। तो इस पॉइंट तक आप देखिए, यहाँ पे x का कंजम्पशन, y का कंजम्पशन ये है, फिर x का कंजम्पशन गुड ए, सॉरी
गुड ए का कंजम्पशन, बी का कंजम्पशन दोनों का बढ़ रहा है। यहाँ पे भी गुड ए का भी बढ़ रहा है, गुड बी का भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे कर्वेचर है, यहाँ पे गुड ए का कंजम्पशन बढ़ रहा है, गुड बी का भी बढ़ रहा है, ए का भी बढ़ रहा है और बी का भी बढ़ रहा है। बट अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हमारा ए का कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है और बी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि थ्रू आउट अगर हम बात करें तो थ्रू आउट हमारा बी, अगर इस पॉइंट की बात करें जो कि सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे भी हमारा बी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है और ए का जो कंजम्पशन है वो कम हो रहा है। ठीक है, सो अगर हमारा ए का कंजम्पशन कम हो रहा है यानी कि ये इंफीरियर गुड है। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोग ये पूछेंगे कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी इनकम कम हो रही हो। तो जब भी हम आईसीसी या पीसीसी की बात करते हैं तो हम जनरली अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी इनकम जो है वो बढ़ रही है, ना कि घट रही है। अगर इनकम बढ़ रही है और हमारा गुड ए का कंजम्पशन कम हो रहा है तो इसका मतलब मेरा जो गुड ए है वो क्या है, इंफीरियर गुड है। और क्या मेरा बी इंफीरियर गुड है? नहीं, क्योंकि एट द एंड पॉइंट मेरी बी की कंजम्पशन बढ़ती आ रही है। तो both A and B are inferior good? No. A is a normal good? No. A normal good नहीं हो सकता क्योंकि एक पॉइंट के बाद उसकी कंजम्पशन जो है वो कम होनी शुरू हो गई थी। तो A क्या है, मेरा इंफीरियर गुड है और इसी वजह से जो मेरा आंसर है, मेरा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हुआ, A हुआ। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अदरवाइज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आईसीसी में ही पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि कोई भी दिक्कत आपको बाद में देखने के लिए ना मिले। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको डायरेक्टली इंफीरियर गुड पता लगाना है फिगर देख के, तो आप कैसे लगाओगे बताइए? इंफीरियर गुड आप कैसे पता लगाओगे फिगर देख के? ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए गुड वाई है, यहाँ पे मान लीजिए गुड एक्स है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए गुड वाई है, यहाँ पे मान लीजिए गुड एक्स है। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? दिस इज गुड वाई, दिस इज गुड एक्स, दिस इज गुड वाई, दिस इज गुड एक्स। इतने में कोई कंफ्यूजन है? अगर मेरा गुड एक्स इंफीरियर है तो मेरा आईसीसी कैसा दिखेगा? दिस विल बी माई आईसीसी। यानी कि एक्स एक्सिस पे जो भी है गुड, अगर वो इंफीरियर है तो मेरी शेप कैसी होगी, ऐसी। अगर हम इसकी बात करें तो अल्टीमेटली इसकी भी शेप कैसी हो गई थी, ये शेप और ये शेप अल्टीमेटली सेम शेप हो गई थी। तो हमने कंक्लूड किया था कि ये जो है वो इंफीरियर गुड है। इसमें क्या है, मेरा जो गुड एक्स है वो इंफीरियर गुड है और जो मेरा गुड एक्स इंफीरियर है ना बेटा, ऑफ कोर्स आप पॉइंट्स पे ड्रॉ करके सेम नॉलेज निकाल सकते हैं। इसमें अगर मेरा गुड वाई इंफीरियर है तो मेरा जो आईसीसी है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इन केस मेरा गुड वाई अगर इंफीरियर है तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? इसको याद करने की ये ट्रिक है कि अगर मेरा एक्स इंफीरियर है तो मेरा जो कर्व है वो बेंड करेगा टुवर्ड्स अदर गुड, इट विल बेंड टुवर्ड वाई। अगर आप इसमें देखेंगे तो दूसरे को क्यों, क्योंकि इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसका कंजम्पशन बढ़ेगा उसकी तरफ बेंड होता चला जाएगा। अगर मेरा गुड वाई इंफीरियर है तो इसका मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स एक्स। ठीक है, इंफीरियर गुड का समझ में आ गया? ठीक है, अब हमको एक नॉर्मल गुड का केस समझना है। देखिए, नॉर्मल गुड्स यानी कि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का मतलब इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इन गुड्स का बढ़ेगा।
दैट इज माई पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ कि नॉर्मल गुड्स को भी हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, नेसेसिटी, लग्जरी, नीदर नेसेसिटी नोर लग्जरी। ठीक है, इन कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो हमारा गुड नेसेसिटी होगा, या फिर हमारा गुड लग्जरी होगा, या फिर हमारा गुड ना तो नेसेसिटी होगा ना ही लग्जरी होगा। तो सबसे पहले अगर गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों नॉर्मल है, यानी कि अगर मेरी इनकम बढ़ी तो गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों का कंजम्पशन बढ़ा, तो इस केस में मेरा जो आईसी है वो कैसा दिखेगा, अपवर्ड दिखेगा और कॉनकेव दिखेगा। सारी ये चीजें मैं बहुत डिटेल में कराई है मैंने, दिस वुड बी द शेप। ठीक है, अब इतनी डिटेल में नहीं कराऊंगी मैं, क्योंकि रेगुलर क्लास में ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई हूँ। ठीक है, अब लेट्स से हमारा जो गुड है, गुड एक्स अगर हमारा नेसेसिटी है और गुड वाई लग्जरी है, तो एक्स अगर मेरा नेसेसिटी है और वाई मेरा लग्जरी है, तो कुछ इस तरीके से मेरा आईसीसी दिखेगा। ठीक है, अब देखो मैं अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ये सारी डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि नेसेसिटी लग्जरी इसका मतलब ये, इसका मतलब वो। यहाँ पे है कि क्रिस्प क्रिस्प चीजें आप देखो। अगर मेरा गुड ना नेसेसिटी है ना लग्जरी है, तो इट विल बी स्ट्रेट अपवर्ड लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, आईसीसी। ठीक है, समझ में आया? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अगर मेरा, इनके एक्सेस चेंज कर दीजिए, अगर मेरा गुड एक्स लग्जरी है और मेरा गुड वाई नेसेसिटी है, इस केस में मेरा जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो ये शेप होगी। दिस इज गोइंग टू बी द शेप ऑफ आईसीसी कर्व। अब देखिए इसमें बहुत सारी जो शेप्स है ना वो इंफीरियर गुड से मिल रही हैं, इंफीरियर केस से मिल रही हैं, तो वो सब क्या है, वो सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आई वुड जस्ट से कि जितना भी आपका वो वाली कॉपी है जो मैंने आपको बताई हुई है कि एक कॉपी फैक्चुअल के रखिए, ये सारे केस आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए। इन द डायग्राम द कंज्यूमर सरप्लस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ, कल की क्लास में ही पढ़ाया है बेटा, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या पढ़ाया था, दिस इज माई डिमांड कर्व, दिस इज माई प्राइस लाइन। ठीक है, एंड व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ग्राफिकली कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला था एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लाइन। इन दोनों के बीच में जो भी एरिया था उसको हम क्या बोल रहे थे, कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि दिस कल की क्लास में पढ़ाया है। तो इसमें अगर आप इसको देखें तो ये मेरा डायग्राम है, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, दिस इज ई ई क्यू। तो मेरा प्राइस क्या है, ये रहा ए पी, दिस इज सी, तो दिस ए पी ई इज माई, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ए पी, और इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ना सप्लाई की लाइन, सॉरी सप्लाई की लाइन भी ड्रॉ की हुई है इन्होंने, तो हम एक सप्लाई की लाइन भी बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो दिस इज डिमांड, ये जो मेरी डिमांड लाइन है, दिस इज मेरा सप्लाई कर्व, यहाँ पे मेरे को इक्विलिब्रियम मिला, एंड दिस इज माई प्राइस, ओपी इज माई प्राइस। तो हाउ डू वी फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस, एरिया बिलो डिमांड कर्व, दिस इज डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लाइन। तो कंज्यूमर सरप्लस अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हुआ तो कैसे करेंगे, बाई ट्राइंगल ए पी ई। देखिए कौन से ऑप्शन में है ट्राइंगल ए पी ई, बताइए। ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि ट्राइंगल APE इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the standard adjoining diagram the measure of consumer surplus is, I hope this diagram is clear to you। इस डायग्राम से हमको क्या निकालना है, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। देखिए, जब मैंने आपको हिक्स के मेथड से कंज्यूमर सरप्लस निकालना बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि जो हिक्स है उन्होंने क्या किया है, हमको कंज्यूमर सरप्लस बताया है। सो दिस एंड दिस ड्रॉ करने से बेटर है आप इसमें समझिए। जब हिक्स ने कंज्यूमर सरप्लस दिया था तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बोला था व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल पोटेंशियल प्राइस। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ मेरा, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। तो अगर मैं इस डायग्राम में पोटेंशियल प्राइस ढूंढ लूं और मैं एक्चुअल प्राइस ढूंढ लूं, ठीक है, तो अगर मैंने पोटेंशियल प्राइस ढूंढ लिया और एक्चुअल प्राइस ढूंढ लिया और उन दोनों को माइनस कर लिया तो आई विल गेट द कंज्यूमर सरप्लस। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। ठीक है, सो व्हाट इज माय पोटेंशियल प्राइस, इस पे तो मैं कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, तो मेरा प्राइस जो है, जो मेरा मनी है, वो यहां से मुझे पता चलेगा। तो टोटल मैं कितना पे करने के लिए तैयार हूं, दिस मच PB। तो व्हाट इज पोटेंशियल प्राइस इज PB। मैं कितना पे करने के लिए तैयार हूं, PB। मैं एक्चुअल में कितना पे करता हूं, PA। PA क्या हुआ मेरा, एक्चुअल प्राइस। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, वॉट एवर द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस वॉट ही एक्चुअली पेज। तो लगाइए इस फॉर्मूले को, पोटेंशियल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो पोटेंशियल प्राइस क्या है मेरा, PB। एक्चुअल प्राइस क्या है मेरा, PA। तो इस PB में से PA को हटा दीजिए, तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या बचा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वर्टिकल डिस्टेंस। दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू AB। अब यहाँ पे हमने मनी क्यों बनाया, यहाँ पे हमने इस तरीके से ICQ बनाया, इस तरीके से ये बजट लाइन क्यों है, ये सब मैं आपको रेगुलर क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अगेन एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि मैं रेगुलर क्लासेस वाले कॉन्सेप्ट इस कोर्स में नहीं कराने वाली हूँ। ठीक है, वो सब मैंने पढ़ा दिए और शायद वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे। तो मेरा आंसर क्या हुआ, AB। सो व्हाट इज माय आंसर, AB। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज D, AB। ठीक है, अब IC के थ्रू जहां भी कंज्यूमर सरप्लस निकला है, आई जस्ट होप दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लश की इक्वेशन एक्सप्लेन्स था, रिपीटेड क्वेश्चन है, आई होप आपको सबको ये आता होगा। स्लश की इक्वेशन एक्सप्लेन्स द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स, नो। सप्लाई ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, नो। स्प्लिट बिटवीन प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। डिमांड फॉर रेयर और नॉन रिप्रोड्यूसिबल गुड्स, नो। सी, देखिए इसका हमको पता था कि जो स्लश की इक्वेशन है दैट टेल्स अस अबाउट द ब्रेकअप ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो जो स्लश की इक्वेशन है, अब यहाँ पे जो मैंने पहले वाली ट्रिक बताई थी कि अगर दोनों एक दूसरे को अपोजिट है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसमें सही होगा। तो इसमें अगर आप देखें A एंड B जो है वो ऑपोजिट है एक दूसरे के, डिमांड एंड सप्लाई फॉर ड्यूरेबल गुड्स। लेकिन दिस क्वेश्चन इज सो जेनरिक कि इसमें जो ट्रिक है इसको लोगों ने, इसको जो एग्जामिनर है उसने एज अ ट्रिक यूज किया है। और अगर देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई कंप्लीटली ऑपोजिट भी नहीं होते हैं, डिमांड और सप्लाई जो है वो एक दूसरे के साथ में काम करते हैं टू रीच द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो वाली जो ट्रिक है वो इसमें कंप्लीटली फिट नहीं होती है, क्योंकि कंप्लीट फिट होने के लिए एंटोनियम्स का यूज होना जरूरी है, ऑपोजिट वर्ड्स का यूज होना जरूरी है, इंक्रीज डिक्रीज अप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंजम्पशन इंफीरियर गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। इफ सेल्स टैक्स ऑन ए कमोडिटी इज रेज्ड, ठीक है, इफ सेल्स टैक्स ऑन ए कमोडिटी इज रेज्ड
but the revenue earned through its sale decreases sharply. Which one of the following statements above the nature of this commodity would be correct? देखिए, समझने वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये किसी कॉन्सेप्ट पे बेस नहीं है. दिस इज जो क्वेश्चन है ये लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है. तो हम इसमें किस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग जो है वो लगा सकते हैं वो हमको समझना है. हमने किसी कमोडिटी पर सेल टैक्स लगाया, ठीक है. सेल्स टैक्स लगाने से क्या इंपैक्ट होगा कि हमारा जो प्राइस है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. लेकिन हमने जब सेल्स टैक्स लगाया तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिलना चाहिए था. क्यों? क्योंकि पहले अगर 100 कमोडिटी खरीदी जा रही है और 100 कमोडिटी पे 10 रुपए का टैक्स लग रहा है तो सरकार को 1000 रुपए मिल रहे हैं. नाउ अगर 12 रुपए हो गया है प्राइस, क्योंकि 2 रुपए का अब क्या लग गया है, टैक्स. तो अगर 2 रुपए के टैक्स लगने के बाद भी हम 100 ही यूनिट जो है वो सेल हो रही है मार्केट में, तो गवर्नमेंट को 1200 मिलने चाहिए थे. बट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर सेल टैक्स जो है कमोडिटी का बढ़ा लेकिन जो रेवेन्यू है वो कम हुआ, यानी कि जो सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो रेवेन्यू है वो मेरा 1000 से 1200 हो जाए, वो 1000 से 1200 नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? देखिए, रेवेन्यू के लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है. पहला, हम कितने का टैक्स दे रहे हैं और कितनी क्वांटिटी बिक रही है. टैक्स तो सेम है, टैक्स तो बढ़ा है. अगर टैक्स बढ़ा है और ओवरऑल मेरा रेवेन्यू कम हुआ है तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि मेरी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है. लेट्स से पहले 100 क्वांटिटी बिक रही थी और अब 80 बिक रही है, ठीक है. तो अब मेरा रेवेन्यू कितना हो गया, 960. तो मेरी क्वांटिटी कम हो गई है और क्वांटिटी के कम होने की वजह से मेरा रेवेन्यू कम हुआ है. अब प्राइस बढ़ा और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड प्रोपोर्शनेटली कम हुई, ठीक है. यानी कि मेरे प्राइस चेंज के कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ रहा है. याद कीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन सा कॉन्सेप्ट था, इट वाज बिकॉज माय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई. अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी लो होती या मेरी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती तो ये मुझे देखने के लिए नहीं मिलता. व्हाट आई हैव सीन कि जो मेरी डिमांड है वो क्या हो गई है, माई डिमांड इज इलास्टिक. दैट इज वाई मैं थोड़ा सा भी प्राइस चेंज कर रहा हूं तो कंज्यूमर उसकी डिमांड ही कम कर रहे हैं. दे आर मूविंग टुवर्ड्स द डिफरेंट कमोडिटीज, दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है. तो जब भी इलास्टिक डिमांड होती है तो प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज हमको देखने के लिए मिलता है. अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अगर प्राइस मेरा ज्यादा हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है. यानी कि अगर इसमें मेरा ये होता है कि जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया है, ठीक है, रेवेन्यू में कोई भी चेंज नहीं है, तो वो इनइलास्टिक का हमें केस कंसीडर करना था. अब अगेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन तो सी निकल गया. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट इज हाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट इज लो. दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनियम्स वर्ड, और इन दोनों में से ही एक ऑप्शन सही होगा और अल्टीमेटली इन दोनों में से ही एक ऑप्शन जो है हमारा सही हुआ. तो जब भी हम ऐसे ऑपोजिट स्टेटमेंट देखते हैं तो हम पहले दो ऑप्शन को आंख बंद करके एलिमिनेट कर सकते हैं 99% केसेस में, ठीक है. अब इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इलास्टिक डिमांड होगा तो क्या चेंज आएगा, बट क्वेश्चन जो होता है ना वो बहुत सारी कैटेगरी से बन सकते हैं. क्वेश्चंस में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. और क्या होता है ना कि जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उसके लिए बेटर ये होगा कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एग्जामिनर क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाने वाला है. नेक्स्ट, given the demand function Q is equal to 20 upon P,
where symbols have their usual meaning at which price elasticity of demand would be unity. Q is equal to 20 डिवाइड बाई P। तो जब भी मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी होती है और मेरा जो डिमांड फंक्शन होता है वो इस तरीके से एल्जेब्रिक फॉर्म में होता है। देखिए अभी क्वेश्चन के थ्रू हम दो तरीके के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उनको कैलकुलेट कर चुके हैं। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मल होता है मैंने आपको वो बता दिया, फॉर्मूला डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। इससे पहले क्वेश्चंस में मैं ज्योमेट्रिक मेथड से आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो मेरे को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है वो मैं कैसे बताऊंगी, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे जो मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको समझा रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि अगर मेरे को इक्वेशन की फॉर्म में डिमांड फंक्शन गिवन है तब मैं किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मेरा जो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का, दैट इज वेरी सिंपल वेरी बेसिक, डी क्यू डिवाइड बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। इस फॉर्मूले से मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकती हूँ जब भी मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अब मैं इसमें दोबारा नहीं घुसना चाहती। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स इन माई रेगुलर क्लास की फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई P। इसको सबसे हम पहले डेरिवेट कर लेते हैं, डी क्यू डिवाइड बाई डी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी इंटू 20। ठीक है, 1 अपॉन पी को जब हम डेरिवेट करेंगे माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइड बाई पी स्क्वायर। चाहे तो आप सीधा भी डेरिवेट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यू कैन डेरिवेट इट डायरेक्टली, देयर इज नो सच इशू। ठीक है, आप 20 बाई पी को डेरिवेट करके सीधा माइनस 20 बाई पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है। हमें पता है इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है और जो भी इसमें कांस्टेंट है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन पी स्क्वायर इंटू पी। क्यू क्या है, 20 बाई पी, 20 बाई पी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, माइनस 20 अपॉन पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन 20। कैंसिल कर दीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -1। यानी कि जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई वो आई यूनिटी आई। इसका मतलब सारे प्राइस पे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होने वाली है, यूनिटी। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। फटाफट हमने इसको सोल्व करके देख लिया, क्योंकि हम यहाँ पे इसको क्रॉस चेक करके भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से हमने मान लिया प्राइस हमारा 20 है, तो हमारा क्यू क्या हुआ, 20 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1। नाउ हमारी इक्वेशन जो थी वो क्या थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले की, डी क्यू डिवाइड बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। डी क्यू डिवाइड बाई डी पी मेरा क्या आ रहा था, -20 डिवाइड बाई पी, -20 डिवाइड बाई पी स्क्वायर इंटू पी बाई क्यू इंटू पी क्या है मेरा 20, क्यू क्या है 1, तो -20 1 स्क्वायर 1 हो गया इंटू 20 डिवाइड बाई 1, काट लीजिए पूरा 1 आएगा। इसी तरीके से आप चाहें तो होमवर्क में घर पे ये 10 और 5 को रख के भी चेक कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो क्या होगा, सेम होगा। ये -20 डिवाइड बाई पी स्क्वायर डेरिवेट करने के बाद आया है। Why does demand curve have a negative slope? डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? जब मैंने आपको डिमांड कर्व पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होने के 4-5 रीजन है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इतना मुझको पता है तो मैं देखती हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन गिवन है। मेरा डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप है ड्यू टू इनकम इफेक्ट ओनली, नहीं ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। तो दोनों की वजह से, ठीक है, दोनों की वजह से जो है मेरा इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव, दोनों की वजह से क्या है, मेरा जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये तो।
The demand for rare paintings and rare stamps etc. is explained by which among of the following effect. तो रेयर पेंटिंग्स और रेयर स्टैम्प्स इन सब की जो डिमांड होती है उनको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज दैट? बताइए, मैंने रेगुलर क्लास में बहुत चीख चीख के पढ़ाया था, इसको हम क्या बोलते हैं? स्नो इफेक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको ये बात बोली थी कि मैं केवल आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी, मैं बाकी चीजें भी बताऊंगी। वेवलेन इफेक्ट कल की क्लास में मैं करा चुकी हूँ, याद कीजिए। जब वो आया था कार एंड पेट्रोल सब्स्टिट्यूट, कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो उसमें वेबलिन गुड्स भी आए थे। गो बैक टू दैट क्लास। ठीक है, अब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज का। देखिए, हम ये कहते हैं कि जो गुड्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज का क्या मतलब है? जब एक गुड की जो क्वांटिटी है वो बाकी मार्केट या बाकी कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का क्या मतलब है कि कोई एक्सटर्नल, कोई बाहरी इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रही है। नेटवर्क यानी कि लोगों से मिलके बनेगा। तो नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज में दो तरीके के इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है बैंड वैगन इफेक्ट और दूसरा होता है हमारा स्नोब इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है कि बच्चों में जनरली क्या होता है कि मैंने उसके पास वो वाला खिलौना देखा है तो मुझे भी वो वाला खिलौना चाहिए। लेडीज का क्या होता है कि अभी जिमी चू की साड़ी का फैशन चल रहा है तो सब लेडीज को जिमी चू की साड़ी चाहिए, सब लेडीज को ऑर्गेन्जा चाहिए, सब लेडीज को एक पर्टिकुलर पैटर्न चाहिए, हेयर कट चाहिए। तो मेरे को जब मैं किसी कॉमोडिटी की डिमांड जो बढ़ती है, क्यों? बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग इट। यानी कि पहले 1000 लोगों ने कंज्यूम किया, फिर उन 1000 लोगों को देख के 1500 ने, फिर 1500 को देख के बाकी के 2500 लोगों ने डिमांड करना शुरू किया। क्योंकि बाकी सब इसका कंजम्पशन कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, सब एक दूसरे के साथ बैंड वैगन करने लगेंगे। बैंड वैगन इफेक्ट, क्योंकि वो चीज सब यूज कर रहे हैं तो मैं भी यूज करूंगी। जैसे स्मार्टफोन, ठीक है, 4 लोगों के पास ग्रुप में स्मार्टफोन है तो बाकी के 2 लोगों को भी चाहिए। ठीक है, घर में 3 लोगों के पास स्मार्टफोन है तो बाकी के लोगों के पास भी चाहिए। अदरवाइज क्या फायदा है? पूरी दुनिया में केवल एक ही इंसान के पास फोन हो तो कोई फायदा थोड़ी ना है, उसका कोई यूज थोड़ी ना कर पाएंगे वो। नाउ स्नोब इफेक्ट जो होता है वो बैंडवैगन इफेक्ट का बिल्कुल उल्टा होता है। स्नोब इफेक्ट ये कहता है कि क्योंकि वो चीज उसके पास है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके पास है ना तो वो यूनिक नहीं रही, वो एंटीक नहीं रही। जैसे लड़कियों में क्या होता है, किसी शादी में जाए, किसी फंक्शन में जाए और सेम कपड़ा पहना हुआ कोई और मिल जाए, बिल्कुल सेम डिजाइन, बिल्कुल सेम कलर, सब कुछ, तो उनका मुंह बन जाता है। बेसिकली क्या होता है, मेरे को अपना यूनिक आउटफिट चाहिए, मेरे को अपनी यूनिक ड्रेसेस चाहिए, ठीक है, रेयर पेंटिंग्स चाहिए। तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है क्योंकि बाकी लोगों ने उसको कंज्यूम कर लिया, मुझे केवल एक्सक्लूसिव पीस चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्नोब इफेक्ट। ठीक है, तो बैंड वैगन और स्नोब इफेक्ट एक दूसरे का ऑपोजिट वर्क करते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है क्योंकि बाकी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और स्नोब इफेक्ट में डिमांड कम हो जाती है क्योंकि बाकी लोगों ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो वो एक्सक्लूसिव नहीं रहा। तो क्वेश्चन क्या है मेरा? द डिमांड फॉर रेयर पेंटिंग्स एंड रेयर स्टैम्प्स etc. is explained by which among the following effect? स्नोब इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट। तो क्या है स्नोब इफेक्ट? क्यों? क्योंकि रेयर पेंटिंग्स की बात हो रही है, रेयर स्टैम्प्स की बात हो रही है। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विद टू पैरेलल डिमांड्स कर ए बी एंड सी डी, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट। देखिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है दो केसेस में, ठीक है, और वो हम कैसे बताएंगे? दैट द टू केसेस जब डिमांड कर्व एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और जब डिमांड कर्व एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डायग्राम में फिर से बना देती हूँ।
अब क्या करना है, मेरे को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है, ठीक है। आई हैव टू टेल यू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सा केस है, व्हेन टू डिमांड कर्व्स आर पैरेलल। तो इसमें रटने वाली बात तो ये हो गई कि जब दो डिमांड कर्व पैरेलल होते हैं, जब हम पैरेलल डिमांड कर्व की बात करते हैं तो उसमें जो पहले वाला कर्व होता है उस पॉइंट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होती है कंपेयर टू द नेक्स्ट वन। तो इसमें ए बी वाला जो है इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी कंपेयर टू द सी डी वन। तो पॉइंट आर इज ग्रेटर देन एट पॉइंट सी। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया, इतने में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बट अगेन ये हो गई रटने वाली बात, इसका कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। अब आप मुझे बताइए, लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू डिवाइड बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। ये जो मेरा डी क्यू बाई डी पी है, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये स्लोप का ऑपोजिट है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, स्लोप होगा मेरा dp डिवाइड बाई dq। स्लोप क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन x एक्सिस। y एक्सिस पे क्या है प्राइस और x एक्सिस पे क्या है क्वांटिटी। सो dp डिवाइड बाई dq इज माय स्लोप। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले को मैं क्या कर सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू p बाई q। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रेगुलर क्लासेस में बहुत डिटेल में इन चीजों पे बात मैंने की है। नाउ अब ये वाला पार्ट तो दोनों ए बी डिमांड कर्व हो या फिर सी डी डिमांड कर्व हो, दिस पार्ट इज सेम, दिस पार्ट इज सेम फॉर बोथ द कर्व। व्हाई, बिकॉज डिमांड कर्व आर पैरेलल, और जब भी मेरे डिमांड कर्व जो पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा स्लोप है वो पैरेलल है, स्लोप मेरा क्या हो गया इसकी वजह से सेम हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो मेरा प्राइस भी सेम है, क्योंकि मैं एट पॉइंट आर और एट पॉइंट एस पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रही हूँ। एंड एट पॉइंट आर एंड एट पॉइंट एस मेरा जो प्राइस है वो क्या है, सेम है ओपी। द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज ओ क्यू, यानी कि मेरी क्वांटिटी चेंज हो रही है। अब क्वांटिटी की क्या कंडीशन है कि ए बी डिमांड कर्व वाला ओ बी डिमांड कर रहा है और सी डी डिमांड कर्व वाला ओ डी डिमांड कर रहा है। अब अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आपको ये चीज तो पता ही होगी कि ओ बी इज लेस देन ओ डी, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये वाला डिमांड कर्व है इस पे क्वांटिटी इज लेस देन द दिस वन, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या है, डी क्यू डिवाइड बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। ये कांस्टेंट हो गया मेरा, ठीक है। ये मेरा सेम है, मेरा क्यू चेंज हो रहा है। तो जब मेरा डिनोमिनेटर चेंज होगा तो जो छोटी वैल्यू होगी दैट विल गिव मी द हायर रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्राइस मैंने मान लिया 20 और ए बी पे मैंने ओ बी मान लिया ये मेरा 5 है, और मैंने सिर्फ एज्यूम किया है ओ बी मेरा 5 है और ओ डी मेरा 10 है। प्राइस तो सेम है ना, तो 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू एंड 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2। देखिए तो यहाँ पे जो मेरा p बाई क्यू था वो 4 आया और ये यहाँ पे मेरा 2 आया। अब डी क्यू बाई डी पी तो दोनों के लिए सेम है, मल्टीप्लीकेशन तो दोनों की सेम फैक्टर से ही होगी। अब सेम फैक्टर में लेट्स से वो 10 है, ठीक है, डी क्यू बाई डी पी मेरा 10 आया, तो यहाँ पे 10 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 40, यहाँ पे 10 की 20 में मल्टीप्लाई होगी तो 20। सो बेसिकली जब पैरेलल डिमांड कर्व होते हैं, जो पहले वाला डिमांड कर्व होता है उसकी इलास्टिसिटी सेम पॉइंट पे ज्यादा होती है। उसका रीजन मैंने पूरा आपको समझा दिया है। अगर आपको लॉजिकली समझ नहीं आया है तो डू वन थिंग, रट लो, ठीक है।
Again, point R is greater than at point S, point R is less than that at point S. दो ऑपोजिट सिचुएशन में से ही, ऑपोजिट कंडीशंस में से ही आंसर हमारा निकल के आया है. नेक्स्ट, assume that people like onion on their hamburgers. अनियन को पसंद करते हैं. If the supply of hamburger decreases, हैमबर्गर की सप्लाई जो है वो कम हो गई है, तो डिमांड फॉर अनियन क्या होगा? डिमांड फॉर अनियन विल व्हाट हैपन? डिमांड फॉर अनियन, देखिए पीपल जो है, लोग जो है उनको अनियन पसंद है अपने बर्गर पे खाना. अगर बर्गर की सप्लाई कम हो जाए तो लोग अनियन क्यों डिमांड करेंगे? अनियन लोग हैमबर्गर के साथ में खाते हैं, यानी कि अनियन प्लस हैमबर्गर दोनों साथ में खाए जाते हैं, यानी कि ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. तो अगर अनियन की डिमांड कम हो गई है तो उसके साथ में अगर हैमबर्गर की डिमांड कम हैमबर्गर की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, तो उसके साथ में जो अनियन की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हैमबर्गर्स एंड अनियंस आर कॉम्प्लीमेंट्स. ठीक है, क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट है इसीलिए उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक परफेक्ट रेशो में यूज होते हैं, ax डिवाइड बाई बी वाई, ax इंटू बी वाई. ये उसका यूटिलिटी फंक्शन की फॉर्म है जिसमें a और b जो है वो हमारे कांस्टेंट रेशोज हैं जिसमें हम उनको यूज कर रहे हैं. एंड उनकी जो आईसी होती है वो एल शेप होती है और इसके कॉर्नर पे वो कंजम्पशन करते हैं और इसी के कॉर्नर पे हमको इक्विलिब्रियम मिलता है. ये सब पेरिफेरल नॉलेज है जो मैं आपको एक साथ दे रही हूँ. Again, increase because hamburgers and onions are complements, decrease because hamburgers and onions are complements. Increase और decrease बहुत ज्यादा एंटोनियम से ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है. पूरी स्टेटमेंट सेम होगी, बस ऑपोजिट वर्ड्स अलग अलग होंगे. देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बताए थे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. आज के क्वेश्चन में देखिए ये ऑपोजिट वाली ट्रिक बहुत ज्यादा काम कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion revealed preference theory exclude the explanation of given good. करेक्ट है. जो रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी है जब मैंने उसको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि उसका क्रिटिसिज्म ये है कि वो गिवन गुड्स को कंसीडर नहीं करती है. ठीक है, समझ में आया? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंसीडर्स ओनली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कल की जो मैंने क्लास बताई थी, कल की क्लास अगर आप लोगों को याद होगी तो कल की क्लास में मैंने आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड है वो कंसीडर क्या करती है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो पॉजिटिव हो. तो ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट है वो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड शुड बी पॉजिटिव, ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट है ये मेरी मैं पीवाईक्यू के हेल्प से कह सकती हूँ कि ये तो गलत है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने देखा है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव एज्यूम की गई थी. तो रीजन मेरा गलत हो गया, तो मेरा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया कि आर इज ट्रू, नहीं आर ट्रू नहीं है. मेरा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं ये भी गलत नहीं है. अब मेरे दो ऑप्शंस जो है वो खत्म हो गए, बी और डी. अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी है वो एक्सक्लूड करती है गिवन गुड को या नहीं करती है, तो मैं काइंड ऑफ एक सही चीज पे पहुंच जाऊंगी. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी है वो गिवन गुड के एक्सप्लेनेशन को नहीं बता पाती है. इसका मतलब देखिए मेरा रीजन गलत हो गया, मुझे ये पता चल गया कि इसमें जो मेरा रीजन है रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी वो कंसीडर कर रहा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये चीज मुझे पता चल गई. आर मेरा गलत हो गया, तो केवल इसी बेस पे मैं ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकती हूँ. क्योंकि मेरा आर गलत हो गया तो ये दोनों स्टेटमेंट
ऑपोजिट गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम इसमें क्या कह रहे हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो नहीं, क्योंकि हमारा आर फॉल्स हो गया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं, और ये वाला ऑटोमेटिकली गलत हो गया, आर ट्रू। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या बचा, सी, और इसमें क्या है, ए इज ट्रू, सही बात है, लेकिन मेरा आर जो है वो फॉल्स है। अब इससे क्या बात निकल के आई सामने, इससे निकल के आई कि जब भी असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर आपने ये पता लगा लिया कि आर फॉल्स है, तो उसका आंसर सी ही होगा हमेशा, क्योंकि अगर आर फॉल्स है तो पहले वाला ऑप्शन गया क्योंकि वो दोनों का सही मान रहा है, दूसरे वाला ऑप्शन गया क्योंकि वो सही मान रहा है, और लास्ट वाला ऑप्शन भी गया क्योंकि वो भी आर को सही मान रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों क्वेश्चंस में, तीनों ऑप्शंस में आर को ट्रू माना गया है, केवल एक ऑप्शन में आर को फॉल्स माना गया है, विच इज सी। सो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें आप 100% श्योर है कि इसका जो रीजन है वो फॉल्स है, रीजन जो है वो सही नहीं लिया है इन्होंने, अंडर दैट सर्कमस्टेंस आप इमीडिएटली उसका जो ऑप्शन है वो सी ही टिक कर सकते हैं। A good is called a given good when the income effect is negative and is greater than substitution effect। कल की क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। In explaining price effect, which of the following are constant? प्राइस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, देखिए प्राइस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया था दो मेथड थे, कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम, इनकम इक्विवेलेंट वेरिएशन और कॉस्ट डिफरेंस। तो सब में हम क्या करते थे कि जब भी हमारा प्राइस चेंज हो रहा है, उस प्राइस चेंज होने की वजह से हमारी रियल इनकम चेंज होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है, प्राइस रेशो चेंज होगा ही होगा, प्राइस रेशो तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि प्राइस इफेक्ट अगर हमको देखना है तो प्राइस तो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर हम प्राइस को चेंज नहीं करेंगे तो हम प्राइस इफेक्ट देख ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कॉमन चीज है, कॉमन सेंस। प्राइस इफेक्ट देखना है तो प्राइस रेशो चेंज होगा, तो प्राइस तो कांस्टेंट नहीं होगा, तो जिस जिसमें सी है उसको हटा दीजिए, डी और सी हट गया, ठीक है। अब रियल इनकम या मनी इनकम, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से एक ही चीज को कांस्टेंट रखेंगे हम, तो हम क्या करते हैं कि हम किस चीज को कांस्टेंट रखते हैं, आप बताइए, सिंपल सी चीज है, बताइए आप मुझे, आप किस चीज को कांस्टेंट रखते हैं, बताइए। देखिए हम क्या करते हैं, मनी इनकम को कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि जैसे हमारा प्राइस चेंज होता है तो हमारी रियल इनकम जो है वो चेंज होती है, तो हमारी कौन सी जो चीज है वो कांस्टेंट रहेगी, वो केवल मनी इनकम जो है वो कांस्टेंट रहता है। और ये मैंने आपको बताया हुआ है, मनी इनकम और रियल इनकम में क्या डिफरेंस होता है, कल की क्लास में पूरा समझाया था। रियल इनकम जो होता है, जो हम इनकम के रेस्पेक्ट में देखते हैं, यानी कि जो हमारी इनकम है उससे हम कितनी कमोडिटी खरीद सकते हैं, जब हम प्राइस के रेस्पेक्ट में इनकम को देखते हैं तो वो मेरी रियल इनकम हो जाती है। और जो मेरी मनी इनकम होती है, मेरे को मॉनेटरी टर्म्स में क्या रिसीव हो रहा है, तो अगर मेरा प्राइस चेंज हो रहा है तो मेरी मनी इनकम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल रियल इनकम में चेंज आएगा। मनी इनकम में चेंज तब आएगा जब मेरी इनकम या तो बढ़े या घटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम after the price change, the price line shifts from PQ to PQ dash and the consumer comes to equilibrium at point B instead of point A। डायग्राम बना लेती हूं मैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। this and this, तो गुड O, x axis potato, y axis tomato, B point, A point, ठीक है। दिस इज PQ and this is PQ dash। इन द गिवन डायग्राम आफ्टर द प्राइस चेंज, प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है। प्राइस चेंज होने का क्या मतलब है, पहले मेरी बजट लाइन क्या थी, PQ, ठीक है। मेरी बजट लाइन PQ से PQ डैश हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो कम हुआ है। क्यों, क्योंकि पहले मैं OQ अमाउंट ऑफ एक्स खरीद सकता था, लेकिन प्राइस चेंज होने की वजह से मैं OQ अमाउंट ऑफ एक्स खरीद सकता हूँ, और जो मेरा OQ है डैश है वो ज्यादा है, यानी कि अब मैं ज्यादा गुड्स को खरीद सकता हूँ, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है प्राइस मेरा
कम हुआ है। प्राइस कम होने की वजह से मेरे जो बजट लाइन है वो पी क्यू डैश हो गई है। आगे बढ़ते हैं। एंड द कंज्यूमर कम्स टू इक्विलिब्रियम एट पॉइंट पी। तो पहले जो कंज्यूमर था वो इतना कंज्यूम कर रहा था, इक्विलिब्रियम के बाद कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है वो ये हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है ए से बी की तरफ जब मूव हुआ तो एट पॉइंट ए वो इतना एक्स को कंज्यूम कर रहा था और इतना वाई को कंज्यूम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो बी पे मूव किया तो एक्स का कंजम्पशन कम होकर कितना रह गया, कितना हो गया, इतना हो गया। एक्स का कंजम्पशन कम हुआ और वाई का कंजम्पशन बढ़ गया, यानी कि जब प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ तो एक्स का कंजम्पशन भी कम हुआ। ये कौन सा केस है, गिफिन गुड का केस है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, और एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हमें किस केस में देखने के लिए मिलता है, गिफिन गुड के केस में देखने के लिए मिलता है। सो इट इज ए गिफिन गुड। Which among the following is a correct description of inverse demand function? Demand is the function of price. This is the demand function जो कि straight होता है। अगर प्राइस डिमांड का फंक्शन हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिमांड। 48 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ए हो गया। ठीक है, क्योंकि हम जनरली क्या मानते हैं कि जो डिमांड होती है वो प्राइस का फंक्शन होता है, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। जनरली लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा बताता है कि जो प्राइस बढ़ेगा वो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, या फिर प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द क्वांटिटी डिमांडेड। और हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड के इनवर्सली रिलेटेड है और क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि इसमें प्राइस मेरा इंडिपेंडेंट है और डिमांड जो है वो मेरा डिपेंडेंट है प्राइस पे। जब हम इस सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं तो वो इनवर्स डिमांड फंक्शन हो जाता है, यानी कि जो अभी तक डिमांड प्राइस का फंक्शन था अब प्राइस जो है वो डिमांड का फंक्शन बन जाएगा। Given the demand function of a consumer surplus D is equal to 10 minus 2P, the consumer surplus at price 2 is what? इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आप इसको डायग्राम की हेल्प से सोल्व कर लीजिए, और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप इसको इंटीग्रेशन वाले मेथड से सोल्व कर लीजिए। क्योंकि सारे क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली सोल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन वाले मेथड से आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ। और क्योंकि आपको अगर ये लगता है कि चलो मैं ग्राफ वाला भी बता ही दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको क्या करती हूँ वो वाला बताती हूँ विच इज इम्पोर्टेंट। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है जीरो टू क्वांटिटी इनवर्स डिमांड फंक्शन। याद रखिएगा, इनवर्स डिमांड फंक्शन माइनस पी इंटू डी क्यू। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस विच इज द राइट थिंग। तो ये नॉर्मल डिमांड फंक्शन है, अब इसको इनवर्स डिमांड फंक्शन में हमको चेंज करना है। तो 10 माइनस 2p इज इक्वल टू डी, माइनस 2p इज इक्वल टू डी माइनस 10, 2p इज इक्वल टू 10 माइनस डी, नेगेटिव को हटाना है, p इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 2d। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, इतने में कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। क्वांटिटी निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू 10 माइनस 2p इज इक्वल टू 10 माइनस 2, p क्या है 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 10 में से 4 गए 6। इतने में कोई कंफ्यूजन है? फॉर्मूलेज में वैल्यू को पुट कर दीजिए। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 0, क्वांटिटी क्या है मेरी, क्वांटिटी मेरी आई है 6, इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या है, ये रहा मेरा इनवर्स डिमांड फंक्शन, लिख दीजिए इसको 1 माइनस 1 बाई 2 डी, प्राइस क्या है मेरा 2 माइनस 2, और इसको देखिए यहाँ पे भी डी है और फिर डी क्यू लिखना होगा तो मैं इसको क्या करती हूँ,
इसको मैं किसी और उसमें मान लेती हूँ, लेट्स से x मान लेती हूँ, 1/2x, सिर्फ इसीलिए क्योंकि डेरिवेट करना इजी हो जाए, क्योंकि dq बाई dq हो जाएगा फिर वो कट ही जाएगा, ठीक है। तो 0 6 5 में से 2 गए 3 माइनस 1/2x, इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 3x माइनस 1/2 और x का क्या हो जाएगा 1 + 1 इंटू 1 + 1 0 6 3x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा 0 6 0 6, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 3 इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कीजिए, 3 6 18 माइनस 6 6 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 18 36 डिवाइड बाई 4 नो इज इक्वल टू 9। मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या आ गया 9 आ गया। इतने में कोई कंफ्यूजन, आई होप इतने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना चाहे और तब इसको सॉल्व करना चाहे तो मैं वो भी आपको ऑप्शन बता देती हूँ। क्या क्या गिवन है मेरे को, d इज इक्वल टू 10 माइनस 2p एंड प्राइस मेरे को 2 गिवन है, और 2 प्राइस पे मेरी जो डिमांड थी वो कितनी थी 6 थी। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करती हूँ। डिमांड कर्व को ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है, सिंपल सी बात है। डिमांड कर्व को ड्रॉ कैसे करेंगे हम, वेरी बेसिक, p इज इक्वल टू 10 माइनस 2p। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइस को 0 कर देंगे, और जब हम प्राइस को 0 करेंगे तो मेरा डिमांड कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और दूसरी बार में हम क्या करेंगे डिमांड को 0 कर देंगे, और जब हम डिमांड को 0 कर देंगे तो मेरा प्राइस कितना आ जाएगा 10 माइनस 2p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 5। यानी कि मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए 0 10 और 5 0। तो इनको ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस पे मेरा क्वांटिटी होता है या फिर डिमांड, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे मेरा क्या होगा प्राइस होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी मेरी मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, और प्राइस 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ये क्या हो गया मेरा 0 हो गया, ठीक है। आई होप इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। तो ड्रॉ कर दीजिए, पहले वाला पॉइंट क्या है मेरा 0 10, तो ये रहा पॉइंट, दूसरा क्या है 5 0, ये रहा पॉइंट, ड्रॉ कीजिए, ठीक है। सो ये मेरा क्या आ गया, दिस इज माई डिमांड कर्व। नाउ दिस इज माई डिमांड कर्व, तो प्राइस क्या है मेरा 2, तो प्राइस जब मेरा 2 होगा, प्राइस 2 क्वांटिटी 6, एट प्राइस 2 क्वांटिटी 6, तो मेरे को क्या निकालना है कंज्यूमर सरप्लस। फॉर्मूला ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज एरिया बिलो डिमांड कर्व, ये वाला एरिया, एंड अबव द प्राइस लाइन। यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है, लेट्स से इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी का जब हम एरिया निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा मेरा कंज्यूमर सरप्लस। ट्राइंगल एबीसी को कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस क्या है मेरा यहां से यहां तक, अगर हम देखें तो ये सेम रेक्टेंगल है यहां से लेके यहां तक, तो 0 से लेके 6 हमारा जो बेस है वो कितना हुआ 6 यूनिट का हुआ। हमारी जो हाइट है वो कितनी हुई 0 से लेके 5 तक हमारी हाइट है, बट यहां से हम यहां तक ही कंसीडर करेंगे, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मेरी हाइट हुई, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 5 में से दोगे 3, 2 3 6 इज इक्वल टू 9। मैंने दोनों मेथड से आपको सोल्व करना बता दिया है कंज्यूमर सरप्लस,
बट इट वुड बी माई सजेशन कि आप ना इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके कर दो, क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाओगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पहले आप कोऑर्डिनेट ढूंढोगे, फिर डिमांड कर्व बनाओगे। इससे बेटर है आप फटाफट फॉर्मूलेज में वैल्यू रखो और तुरंत कर लो। फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस करना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ना ऐसे डिमांड फंक्शन दिए होते हैं जिनका डायग्राम बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केस में सबसे ज्यादा इजी होता है कि क्विकली आप बनाइए फटाफट से फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिखिए, डिमांड फंक्शन से इनवर्स डिमांड फंक्शन निकालिए और सीधा फॉर्मूले में पुट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आई होप इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी सी, क्योंकि हमारा कंज्यूमर सरप्लस दोनों केस में क्या आ रहा था? 9 आ रहा था। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और कल की जो क्लास होगी उसमें हम कंज्यूमर थ्योरी के जो PYQs हैं वो सारे के सारे खत्म कर देंगे, बिकॉज देयर आर 86 PYQs जो कि टोटल हैं, और 86 में से मैं आपको 80 ही कराने वाली हूँ। ठीक है, तो क्योंकि 6 PYQ मुझे नहीं लगता कि उनका कोई सिग्निफिकेंस करने चाहिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिनिश कर देंगे एंड देन वी विल मूव टू द प्रोड्यूसर थ्योरी।